गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स का एक लेक्चर और पढ़ा देता हूं मैं आपको। वैसे तो अपना हेड खत्म हो चुका है बिजनेस हेड, लेकिन P9 बचा था एक क्वेश्चन, तो वो करवा देता हूं, प्लस छोटे मोटे जो डाउट्स हो गए आपके वो। 283 पेज नंबर पर पैराग्राफ 90 P1 सिंघानिया बुक में, एक्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी. Its profit and loss account for the year ending 31st March 20 disclose a net profit 786. अब देखो खास बात, P&L बना के दी, P&L बनाकर नहीं दिया, लेकिन P&L बना हुआ जरूर है और उससे प्रॉफिट निकाल रखा है इन्होंने। कितना? 786। मान लो P&L बना ही नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बना, मतलब प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया हुआ नहीं होता, तो हम क्वेश्चन कैसे करते? तो हम क्वेश्चन वो दूसरे वाले फॉर्मेट से करते, जहां हम सिर्फ बिजनेस इनकम ले लेते हैं, अलाउड इनकम, और लेस करते हैं अलाउड एक्सपेंडिचर, जैसे हम जनरली प्रोफेशनल केस में करते हैं। वो हम बिजनेस में के केस में कर सकते हैं। कोई फॉर्मेट लॉ में थोड़े ना दिया है, ये तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारा टारगेट है बिजनेस के हिसाब से आ जाना चाहिए सब चीज। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 786, तो हम वही रिवर्स करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 786। अब इस क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट होता तो मैं पहले क्रेडिट वाले आइटम माइनस कर देता जो डिसअलाउड इनकम होती, फिर प्लस क्या करता डिसअलाउड एक्सपेंसेस। लेकिन ये तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन, कितने पॉइंट दिए हुए इसमें? 7 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या लिखा था? कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 180, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% ऑन September 1, 2019. The new unit, however, started in January. Started जनवरी में भी। Company has claimed full year depreciation 27,000. That is 1,80,000 का 15% इनबॉक्स। पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, जबकि पुट टू यूज तो लेट हुई ना, तो P&L बना हुआ नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है ये सारी चीजें P&L में डेबिट क्रेडिट हुई होगी, तभी तो इन्फॉर्मेशन है। ऊपर लिखा भी है नेट प्रॉफिट 7,86,000, पर्टिकुलर्स नोटेड फ्रॉम अकाउंट्स आर एज अंडर। तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले 27,000 पूरा डिसअलाउड कर दें, फिर जितना अलाउड होता है उतना अलाउड कर दें, या सीधी सी बात है वो खुद ही बोल रहे हैं कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जबकि थी प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना था जरा देख लेते हैं, है ना? तो आप अब इसमें सब प्लस माइनस करते चले जाएंगे वन बाय वन, जो साइन लगाना माइनस हो तो माइनस का साइन, प्लस हो तो प्लस। तो यहां पर हम कर देते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, उसमें डेप्रीशिएशन चार्ज्ड, तो 27,000 तो पहले मैं डिसअलाउड कर देता हूं पूरा। अब कितना अलाउड होना चाहिए? डेप्रीशिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32, तो या तो वर्किंग नोट बना लें या फिर यहीं की लिख देते हैं। कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? पुट टू यूज कब हुई है पुट टू यूज? 3 जनवरी, पुट टू यूज 3 जनवरी को, तो लेस देन 180 डेज हुए, ठीक है ना? या फिर जैसे एग्जाम में भी आप क्या करोगे, एक पेज दो पेज में आपका इतने बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी 2 पेज में हो जाता है, तीसरे पेज पे आप हैंड टू हैंड ये सारी चीज वहां लिख दो, है ना? तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां कुछ न लिखे, हम यहां लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट में लिख देंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 1 में डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। तो मशीन कितना? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, वो सब यहां लिख दोगे आप। कितने की एसेट थी? 1,80,000, 1,80,000 पर 15% से आधा डेप्रीशिएशन हो जाएगा 13,500। ठीक। दूसरा ये भी चेक कर लेना कि कहीं ये एडिशनल डेप्रीशिएशन के लिए एलिजिबल तो नहीं है। तो ऊपर लिखा है पब्लिक कंपनी, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कहीं नजर नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। देखो ऊपर ये लिखा होता है एक्स लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर हम क्या करते? एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो। तो कुछ नहीं लिखा होगा तो आप क्या मान लेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट मशीनरी इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन।
या फिर आप जैसा इन्होंने किया बुक में इन्होंने एलिजिबल माना है उसको, तो आप ऐसा एजम्पशन लिख देंगे दैट वी अज्यूम दैट मशीनरी इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे आप, एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो याद करो एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी, 1,80,000 पर 20% और पुट टू यूज लेस देन, इसलिए आधा डेप्रिसिएशन। आधा डेप्रिसिएशन अगर हम करेंगे इसका, ठीक है, तो 18,000 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 31,500, 31,500 ये टोटल डेप्रिसिएशन। तो आप देखना कि नोट्स बुक में जो किया उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को नहीं लिखा, उन्होंने सीधे सीधे 4,500 माइनस कर दिया। सेकंड पॉइंट, सैलरी टू स्टाफ एंड डायरेक्टर डेबिटेड टू P&L अकाउंट 890, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो सैलरी टू स्टाफ बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, अलाउड है, बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड बेवरेजेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज इन ऑफिस, फैक्ट्री एंड अदर प्लेसेस, सब अलाउड होता है, क्योंकि कहीं टूर पे भेजा होगा तो अदर प्लेस भी अलाउड होता है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इन प्लेस अदर देन देयर प्लेस ऑफ वर्क, 100 एम्प्लॉइज 50 वगैरह, तो भी अलाउड है, क्योंकि पर्पस नहीं लिखा ना। वो पर्सनल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परक्विजिट भी तो देता है, पर्सनल बेनिफिट भी तो देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो अलाउड होता है एक्सपेंडिचर। एंटरटेनमेंट अलाउंस टू डायरेक्टर्स अलाउड। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन कैश आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स when he was temporarily posted for a period of 20 days at Patna, bank account not maintained at Patna, 16,000। अब बताइए, अब कौन सा सेक्शन याद आ रहा है? अब आपको याद आना चाहिए सेक्शन 40A3, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 टू अ पर्सन इन अ डे डिसअलाउड होते हैं। तो 10,000 रुपए से ज्यादा का 16,000 का कैश पेमेंट कर दिया इन्होंने एक व्यक्ति को, लेकिन याद करो उनके एक्सेप्शंस में क्या था। उनके एक्सेप्शंस में ये लिखा हुआ था, ये लाइन थी कि इफ सैलरी पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स टू अ पर्सन टेम्परेली ट्रांसफर टू एनी अदर प्लेस और शिप, याद करो। वो नहीं याद आ रहा है तो पॉइंट पढ़ो, ऐसे याद नहीं होते हैं ये प्रोविजन इनकम टैक्स, हमको भी बहुत साल पढ़े इसलिए याद होगा इतने ज्यादा। तुमको भी करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तुम सोचो कि एक बार में याद हो जाएगा तो कभी नहीं होते। बड़े बड़े सीए लोग भी अपने ऑफिस में बुक क्यों रखते हैं, वो भी भूल जाते हैं, फिर खोलते हैं बुक, फिर देखते हैं उसमें, ठीक है ना। इसलिए याद रखो इसको इस तरीके से, बार बार पढ़ो उसको तो याद होंगे। तो ये अलाउड होगा, है ना। हम यहां पर, और इसकी रीजनिंग भी आप चाहो तो यहीं कहीं लिख देंगे, सैलरी इन कैश टू एम्प्लॉय इज अलाउड एज इट इज कवर्ड under exception of section 40A3। और अगर सेक्शन भूल जाओ तो इतना लिख देना कि सैलरी, पूरा ही लिख देना वो कोई लाइन, सैलरी इन कैश आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स टू पर्सन टेम्परेरी पोस्टेड फॉर मोर देन 15 डेज इज अलाउड, इवन इफ इन कैश, तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड, तो इतनी सारी चीजें अलाउड हो गई आपकी। अलाउड छोड़ते जाना है, हम उल्टे नेट प्रॉफिट वाले तरीके से चलते हैं तो डिसअलाउड ऐड करते हैं, अलाउड छोड़ते जाते हैं। और ये भी छोड़ दिया मैंने, लेकिन यहाँ नोट लिख दिया एक तरीके से मैंने। फिर अच्छा, हर पॉइंट पे भी नोट नहीं देना है कि आप एंटरटेनमेंट और इन सब पे भी नोट देना बेटे, नहीं, जो मेन पॉइंट था उस पर। फिर फोर्थ है, अ बिल्डिंग इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉय 5 लाख, द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% इन बुक्स। कंपनी का क्वेश्चन अगर है एक्स लिमिटेड, सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए याद करो, मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ कंपनी एसएससी। ये कोई और एसएससी होता तो पूरा डिसअलाउड कर देता, लेकिन कंपनी एसएससी इसलिए 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड। लेकिन इन्होंने कितने रुपए लिखे, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने पूरी बिल्डिंग नहीं लिखी, यहां पर 5 लाख की पूरी बिल्डिंग लिखी होती तो मैं उसमें से 4/5 डिसअलाउड कर देता। हम डिसअलाउड क्या करते हैं, जितना माइनस हुआ उतना प्लस करते हैं। तो 5 लाख माइनस हुए क्या, नहीं हुए, तो फिर डिसअलाउड कहां से कर दूंगा 5 लाख। बल्कि इन्होंने क्या किया उसके ऊपर, द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 5%, तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर फैमिली प्लानिंग,
तो 5 लाख रुपए का 5% इन्होंने निकाला होगा, 25,000 रुपए डिसअलाउड कर देते हैं, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसका तो अलग ही रूल है, 1/5 अलाउड, तो ये डिसअलाउड हो गया। और हम लिख देंगे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस 1/5 अलाउड, तो 1 लाख रुपए अलाउड कर देंगे आप, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सेक्शन 36 में था ये। क्लियर बात? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर P&L अकाउंट में पूरे 5 लाख लिख दिए होते तो फिर ट्रीटमेंट ये नहीं होता। फिर ट्रीटमेंट क्या होता कि 5 लाख में से 1 लाख अलाउड, 4 लाख डिसअलाउड करता मैं बस। लेकिन यहां हुआ ये कि P&L अकाउंट में 5 लाख लिखे ही नहीं, जो P&L में लिखे ही नहीं फिर रिवर्स भी क्यों करूंगा मैं? तो जितना रिवर्स करना उतना कर दिया मैंने। P&L में जो लिखा है सिर्फ डिप्रेशन लिखा है, वो रिवर्स कर दिया। अब मेन पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, परचेजेस डेबिटेड टू P&L अकाउंट, डेबिट साइड में परचेज देखिए, क्या गलत? सब सही, लेकिन परचेज में आपने पेमेंट किया होगा सप्लायर को, और पेमेंट टू सप्लायर भी अगर आपने 48(3) में कवर्ड होता है। पेमेंट टू सप्लायर भी एक्सपेंडिचर ही तो है, पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में, तो उसमें 48(3) लगता है पूरा उसमें है। कितने सारे क्रेडिटर है, डेट ऑफ परचेज अलग अलग दे रखी है, अमाउंट ऑफ बिल अलग अलग दे रखा है, सप्लायर का नाम दे रखा है, बिल नंबर दे रखा है, और नीचे लिखा है सी इज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम, बिल नंबर 15 इज 32,000, पेमेंट ऑफ बिल नंबर 40 इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द सेम डे। बस अब ये यहां पर आपका 48(3) का रिवीजन हो जाएगा। पीछे पेज पर तो वहां और डिटेल दी इसी की। ये तो बिल के बारे में बताया किस किस के कितना कितना माल खरीद के लाए। एक बिल मतलब एक एक्सपेंडिचर होता है। अब इसका पेमेंट, तो 48(3) की 3 कंडीशन थी, याद करो। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000, यानी इस टेबल में एक्सपेंडिचर 10 से ऊपर होना। दूसरा, पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000, यानी खर्चा भी 10 से ऊपर हो और उसका पेमेंट भी 10 से ऊपर हो, और अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, तब जाके सेक्शन लगती है। अगर एक्सपेंडिचर कम है, जैसे 9,000 ही 9,500 है, तो 10 से कम है, तो सेक्शन 48(3) अप्लाई नहीं होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, है ना। और वो एक्सेप्शन भी याद रखना, पब्लिक हॉलीडे, बैंक स्ट्राइक, है ना, वो सब भी। तो अब पेमेंट दिए हुए देखो ध्यान से, एक एक करके करते हैं क्या क्या दिए हुए हैं 48(3) के हिसाब से। कंटिन्यू है इसी के आगे। तो अब ये सारे 48(3) के दिख रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, अंडर सेक्शन 48(3) डिसअलाउड। 48(3) में डिसअलाउड क्या, इसी कंटिन्यू में। तो बिल नंबर 1 और 2 का 18,500 रुपए बनता है, क्योंकि 2 बिल थे, 9,500 और 9,000 का। एक ही व्यक्ति ए था, बिल नंबर 1 और 2, दोनों का मिला के 18,500 का पेमेंट आप एक ही दिन 30 अप्रैल को कैश में करके आ गए। कैश में करके आ गए, तो बिल नंबर 1 और 2 क्या लिखोगे? इसका रीजन, एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीड्स 10,000 हैंस अलाउड। क्या होगा ये? अलाउड होगा, हम बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? पेमेंट 10 से ऊपर है और कैश में है, लेकिन एक्सपेंडिचर 9,000 और 9,500 दो बिल माने जाते हैं ना, मैंने एग्जांपल भी दिया था। 2 और मोर बिल्स, नन ऑफ देम एक्सीडिंग 10,000, कोई भी 10 से ऊपर नहीं है, तो सेक्शन 48(3) अप्लाई नहीं होगी। एक बिल मतलब एक एक्सपेंडिचर, तो वो 10 से ऊपर होना था, फिर उसका पेमेंट 10 से ऊपर होना था, इसलिए अलाउड है। फिर बिल नंबर 8, पीछे चलो जरा, बिल नंबर 8 कितना है? बिल नंबर 8 जो है वो आपका 51,000 का 20 है, 51,000 का। अब उसका पेमेंट इन्होंने टुकड़ों में किया, 10,000 एक दिन दिए, एक मई को कैश में, तो 10,000 दिए इसलिए अलाउड। 10,000 से ज्यादा डिसअलाउड होता है, 10,000 कैश में देना अलाउड। फिर 21,000 दिए अकाउंट पे चेक से, ये भी अलाउड। फिर 10,000 दे दिए क्रॉस चेक से, 10,000 दिए ना, क्रॉस चेक भी कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं, बियरर चेक और क्रॉस चेक को, लेकिन 10,000 दिए, 10 से ज्यादा दिए होते तो डिसअलाउड। तो पूरे 51,000 का पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ तो बाकी का आउटस्टैंडिंग होगा, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें तो जितना पेमेंट दिया उस पर 48(3) लगती है, बाकी का आप मन से मत मानोगे पेमेंट कैश में कर दिया होगा, किया ही नहीं होगा ना, आउटस्टैंडिंग होगा, डेटा क्रेडिट लिस्ट में होगा भी, ठीक है।
तो पहला अकाउंट, तो बिल नंबर 8 में हमारा बिल नंबर 8 क्या हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। रीजन आप पूरा लिखना चाहो तो यहाँ रीजन भी लिख देना, बिकॉज पेमेंट नॉट एग्जिटिंग 10,000 एंड 21,000 एग्जिटिंग 10,000 बट पेड बाय अकाउंट पे चेक। 21,000 है बट अकाउंट पे चेक से। फिर बिल नंबर 15, पीछे 15 कितने का है, सी 40,000 का है, यहां कितने का हो जाएगा, 36,000 एक दिन दिया आपने बेयरर चेक से और 4,000 एक दिन दिए कैश में। अब सी जो है, सी में एक और पॉइंट है नीचे, ये भी ध्यान रखना आपको, सी के बारे में नीचे कुछ लिखा था। सी इज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम, बिल नंबर 15 32,000। तो सी डायरेक्टर है कंपनी का, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी मींस रिलेटिव ऑफ कंपनी, और रिलेटिव के केस में पेमेंट टू रिलेटिव वाली सेक्शन भी आ जाएगी। तो बिल नंबर 15 के लिए हमें तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बड़ी बात हो गई अभी तो। या यहीं पे करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 48(2) एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउड। ठीक है, तो जो चीज आपके फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 32,000 थी, वो आपने 40,000 में खरीदा उससे, तो 40,000 में से 32 हटा के जो 8,000 एक्सेस है वो तो इस सेक्शन में डिसअलाउड हो गए, है ना, वो तो इस सेक्शन में ही डिसअलाउड हो गए। अब पेमेंट बेसिस पे देखते हैं। अब पेमेंट टुकड़ों में हुआ 36 और 4, 36 और 4, तो क्या होगा, कुल मिला के 40,000 में से आपने 8,000 तो डिसअलाउड कर दिए हैं इस सेक्शन 48(3) में, A2 में, पेमेंट टू रिलेटिव के कारण यहां दीजिए। अब बचे 32,000, 32,000। अब 32,000 रुपए में से आप किस में मानोगे, 36 में से या 4 में? सब ये डाउट आएगा बच्चों, 36 या 4 क्या करना चाहिए। यानी 4,000 तो अलाउड हो गए, क्योंकि वो 4,000 कौन से, इसमें से 4,000 कि इसमें से 4,000? तो डेफिनेटली हम तो हमारा बेनिफिट देखेंगे कि इस 32 में से हमने क्या करा, 4,000 कैश पेमेंट किया, तो अलाउड होगा ये। अब बाकी के जो 28,000 है वो डिसअलाउड होंगे, क्योंकि वो आपने क्या किया, बेयरर चेक से दिए। तो 28,000 रुपए अंडर सेक्शन 40(3) में डिसअलाउड हो जाएंगे, 28,000। आई समझना, ऐसे ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा मुझे, तुक्का यकीन है। तो एक तरीका तो 40 में से 8, हमेशा ध्यान रखो 48(3) बाद में, 48(2) पहले, पेमेंट रिलेटिव में बताया भी था, क्वेश्चन भी करवाया था। तो 8,000 पहले ये डिसअलाउड होगा, तो अब इसी में से वापस क्यों डिसअलाउड हो जाएंगे, फिर से डबल डिसअलाउड कैसे होगा? या तो इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से समझ लो। चलो एक बार ऐसे भी लिख लेना, और अल्टरनेटिवली एक और बता देता हूं कि इसमें से 4,000 आपने कैश में पेमेंट किया और 36,000 आपने बियरर चेक से दिया, है ना। ये कैश में पेमेंट है और ये बियरर चेक से पेमेंट है, ये तो अलाउड है। और इसमें से क्या हुआ, इसमें से 8,000 हम डिसअलाउड कर चुके हैं 48(2) में, तो अब बचे हुए कितने, 28,000, वो हम डिसअलाउड कर देंगे 48(3). ऐसा मान चलो 40 में 4 तो अलाउड होने थे, अब 36 डिसअलाउड होना था, लेकिन 36 डिसअलाउड कर दूं मैं अगर पूरे, तो 36 और 8 तो 44,000 डिसअलाउड हो जाएगा। जबकि खर्चा 40 का, तो जितना खर्चा हो उससे ज्यादा डिसअलाउड कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कि अगर आप किसी और सेक्शन में डिसअलाउड कर चुके हो तो आप इस सेक्शन में बचा हुआ डिसअलाउड करोगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सी में ऐसा था। फिर बिल नंबर 32 25,000 का, ई को कैश पेमेंट, और ई हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड टू डी। पीछे क्या लिखा था इसके बारे में भी, 32 के बारे में, 32 के वहां पे क्या लिखा, देखो 25,000 रुपए लिखा है बिल नंबर 32, डी थ्रो एजेंट, क्या लिखा है, डी थ्रो एजेंट। तो मैंने आपको ये बताया था, ये तो ऊपर कर देता हूं मैं, 28,000 40(3) में, ठीक है। और वो जो सब बात लिखवाई थी या तो यहीं लिख लेना या फिर वर्किंग नोट में लिख लेना। अब बिल नंबर 32 में ऐसा है, 32 में ए पेमेंट थ्रो एजेंट है, थ्रो एजेंट, और एजेंट वाला भी एक पॉइंट याद करो, एक्सेप्शन में था, पेमेंट थ्रो एजेंट और ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट प्रिंसिपल। तो एजेंट प्रिंसिपल के बीच में जो पेमेंट होता है तो वो अलाउड था,
इवन इफ एक्सीडिंग 10,000, 10 से ऊपर हो तो भी अलाउड था, याद करो, इसलिए अलाउड हो जाएगा। फिर तो बिल नंबर 32 का ये सब क्लियर। बिल नंबर 40 नंबर बिल के बारे में, 25 दिसंबर को किया कैश में, लेकिन बैंक वर क्लोज्ड, तो बिल नंबर 40 में क्या लिख दोगे आप? बिल नंबर 40 में पब्लिक हॉलीडे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। हॉलीडे के दिन अगर पेमेंट करते हैं, बैंक स्ट्राइक के दिन पेमेंट करते हैं तो अलाउड होता है। और लास्ट 92, इसका पेमेंट आपने जो किया है जी को 48,000 जनवरी क्रॉस चेक से किया, और जी इधर क्या था, जी में 48,000 का परचेस किया, और इधर आपने 48,000 एक ही दिन में क्रॉस चेक से पेमेंट कर दिया, तो बिल नंबर 92 का ये क्रॉस चेक पेमेंट है, क्रॉस चेक पेमेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा 48,000। ये थी मैं पॉइंट, ऐसे बताना था इसमें। और आगे चलते हैं, और आगे चले हम तो क्या लिखा, पेमेंट ऑफ 60,000 हैज बीन डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इट इज पेड टू गवर्नमेंट फॉर कंपनीज फेल्यूर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा था पेनल्टी एंड फाइन अगर ब्रीच ऑफ लॉ के कारण है तो डिसअलाउ, कानून तोड़ा, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनते भी करते रहते हैं, गवर्नमेंट ने टेंडर पास कर दिया, फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाए, गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा, ये बिजनेस लॉस बनाया था, बिजनेस एक्सपेंडिचर, इसलिए अलाउड। ठीक है, तो लिख देना यहां पर पेनल्टी इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, हेंस अलाउड। लिख के रहोगे तो एग्जाम में रिवीजन करते समय भी याद रहेगा, और एग्जाम में भी ऐसा ही करना है आपको, खास खास पॉइंट का यही नोट बनाते जाओगे, चाहे अलाउड है, बाहर कुछ मत लिखो लेकिन अंदर नोट डाल दो। फिर on 1st March the company decided to change the mode of valuation of closing stock from cost to cost plus 10%. The amount of closing stock is on 31st March as shown in the balance sheet is 55,000. तो अब क्या करेंगे, 55,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि कितना लिखना चाहिए हमें, फिर से पढ़ लेना एक बार। 1 मार्च को कंपनी ने डिसाइड किया चेंज द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम कॉस्ट टू कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट से कॉस्ट प्लस 10% का रूल लगा दिया इन्होंने, है ना। और द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च शोन इन द बैलेंस शीट इज 55, यानी 55,000 कॉस्ट है या कॉस्ट प्लस 10 है। तो 1 मार्च को इन्होंने डिसाइड किया कॉस्ट से कॉस्ट प्लस 10 पे आना है, इसका मतलब बड़ा हुआ है ना 31 मार्च को, तो जबकि अपन पढ़ के आए हैं लास्ट आखिरी रूल बताया था मैंने, बिल्कुल लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो एनआरवी तो दी नहीं, तो फिर तो कॉस्ट पे वैल्यूड होना चाहिए ना। इसका मतलब आपने अपने स्टॉक एक्सेस वैल्यू कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक आपने 10% बढ़ा रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करो, कम कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 55,000 जो है ये 110 है, तो 10% कितना हुआ, 5,000 माइनस हो, माइनस वाला आइटम आ गया, डिसअलाउड आइटम थोड़ी ना है, ये तो माइनस वाला आइटम है, प्रॉफिट ज्यादा लिखा हुआ है स्टॉक, तो स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह ऐसे ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होता है, ओपनिंग स्टॉक कम करते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। ट्रेडिंग का याद करना चाहिए तुमको, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, ये डेबिट आइटम है क्रेडिट आइटम, बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, वो प्लस माइनस कर देना। इससे पहले वाले के शुरू में ये पॉइंट आया था, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब आप टोटल वोटल लगा लेना, आपका आंसर बराबर सही आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था इसलिए मैंने करवा दिया। ये स्टॉक वाला पॉइंट आप देखो तो P8 में भी नजर आएगा, स्टॉक क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक हैज बीन कंसिस्टेंटली बीन वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट, 10% कॉस्ट से कम पर वैल्यूड कर रहे हैं लगातार, तो क्यों कर रहे हैं, क्या एनआरवी है वो दी होती तो हम मानते, एनआरवी नहीं दी हुई है इसका मतलब कॉस्ट वैल्यूड होना चाहिए, तो इस बार कम है ना, तो बढ़ाना पड़ेगा। और यहां क्या था, ओवर वैल्यूएशन था, अब क्या अंडर वैल्यूएशन है, तो P8 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक पीछे पीएनएल अकाउंट में आओ, ये 2,10,000 है और 1,04,000 है, और ये दोनों क्या है 10% बिलो कॉस्ट है, यानी दोनों 90% है, 90% है दोनों, ठीक है।
तो या तो 100% निकालो, 100% निकालो तो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा, फिर 2,10,000 से उसका डिफरेंस लिख लेगा, या फिर सीधे हमको 10% चाहिए ना, तो मैंने हमेशा बताया कि जिस लेवल का दिया उससे डिवाइड करो और आपको जो चाहिए वो इंटू कर दो। आपको चाहिए 10%, तो आप 10 से इंटू कर दो। अब कितना आता है देखिए, तो 1,04,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 90, 1,04,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, ये हो गया 11,556 मान लेते हैं, 56 मान लेते हैं। 2,10,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, इन हो गया 23,330। तो अब मैं स्टॉक बढ़ाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक है ना। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे प्लस कर दो। और ये बढ़ेगा, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने से क्या होगा, अब ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ाएंगे तो डेबिट साइड बढ़ती है, डेबिट साइड बढ़ने से जीपी कम हो जाता है, इतना कम कर देता हूं। ये करना था। बुक वालों ने हो सकता है नेट इफेक्ट दिया हो, तो हम नेट इफेक्ट से कर सकते हो, और ये सबसे सही तरीका है। क्लोजिंग का अलग कर लो, ओपनिंग का अलग कर लो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें कोई डाउट? थर्ड नंबर पॉइंट, अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूड्स अमाउंट 41,250। अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूड, सेल्स में इंक्लूड है, रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फॉर यूज ऑफ एक्स फैमिली मेंबर्स, यानी ड्रॉइंग्स हुए थे। दिस गुड्स वर परचेज एट 27,850 एंड मार्केट वैल्यू 45। उससे क्या मतलब मार्केट वैल्यू? तो जब गुड्स विड्रॉ करता है व्यक्ति, तो आपने ड्राइंग की एंट्री की होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। गुड्स में से कम होता था, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता था, मतलब जितने में खरीदा उतने से ही माइनस होता था, सेलिंग प्राइस से नहीं। तो इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने सेल्स में इंक्लूड कर लिया, यानी अपना आप को खरीद, मतलब खुद नहीं खरीद लिया गुड्स, खुद को ही सेल कर दी, तो ये तो नॉशनल प्रॉफिट हो गया ना। ऐसे तो मैं अपनी दुकान का 27,850 का गुड्स 41,000 में, 41 लाख में ले लूं, तो ढेर सारी सेल दिखा दूं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं। सो काल्पनिक, आप अपने आप को सेल थोड़ी दिखाओगे, बायर भी आप, सेलर भी आप, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एंटिटी कंसेप्ट नहीं लगता, ठीक है। तो आपने अकाउंट में लगा दिया, लेकिन यहाँ इसका मतलब आपके प्रॉफिट में एक नॉशनल प्रॉफिट इंक्लूड है, नॉशनल प्रॉफिट इंक्लूड है, 41,250 सेल्स में इंक्लूड है ना। क्रेडिट साइड, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 41,250 इंक्लूड, जबकि आप याद होगा तो ड्राइंग्स या तो परचेज में से माइनस होती थी या क्रेडिट साइड में आती थी, तो यहां पर 41,250 इंक्लूड है, जबकि होना कितना था, ड्राइंग 27,850 कॉस्ट प्राइस पे लिखना थी, ठीक है ना। होता क्रेडिट इफेक्ट बराबर, गुड्स गया तो क्रेडिट इफेक्ट क्या था, लेकिन ज्यादा से लिख दिया 41,250 माइनस 27,850, यानी आपने अपने आप को ही गुड्स बेचना दिखा दिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया 13,400 का, तो ये नॉशनल प्रॉफिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट है। फिर आगे, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। बस मेरे हिसाब से लगभग डाउट्स भी आपके क्लियर है। अब आप एक बार स्टडी मटेरियल पूरा कर लें, फिर इकट्ठे डाउट बता देना। अब तो मैं भाई इनकम टैक्स को नमस्ते करना चाहूंगा, बहुत हो गया इनकम टैक्स, काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने, और कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको शॉर्टकट करने की कोशिश या जल्दबाजी करनी, पूरा डिटेल में धीरे धीरे ही समझाया, जितना जैसा मैं रेगुलर क्लास में समझाता हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप पूरा पूरा पढ़ें, सारे वीडियो आपके सामने हैं, रिवाइज करें। इनकम टैक्स जितनी बार रिवाइज करते हैं उतने अच्छे से याद होता है। इनकम टैक्स का एक ही फंडा है, इनकम टैक्स टफ नहीं है, बस इनकम टैक्स रिपीट रिवीजन मांगता है बार बार, ठीक। और जो चीज लाइफ टाइम काम आने वाली है, सोचो, मतलब जीवन भर एक सीए से सभी लोग, आपके पेरेंट्स या आपके आस पड़ोस क्या उम्मीद करेंगे? कोई कंपनी लॉ पूछेगा तुमसे? बहुत कम लोग, मैक्सिमम लोग टैक्स का पूछेंगे, यार मुझे टैक्स भरना है, रिटर्न का क्या करना, कितना टैक्स लगेगा। तो यार सबसे ज्यादा अगर काम आएगी लाइफ टाइम वाउचर अगर कोई है तो वो इनकम टैक्स, तो क्यों ना इस पे यार ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ अगला सब्जेक्ट, लेकिन पहले मैं चाहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंप्लीट करवा दूं फर्स्ट ग्रुप के, उसके बाद हम कुछ नया करेंगे, ठीक है। तब तक आपके पास बहुत सारा भंडार है स्टॉक में, रिवीजन करते जाओ करते जाओ। थैंक यू सो मच।